फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बायोलॉजी। दोस्तों चैप्टर हम लोग क्लियर कर चुके हैं, पहला और दूसरा। तो आइए दोस्तों, दोनों चैप्टर के मिलाकर हम लोग आज बहुविकल्पी प्रश्न श्रृंखला करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं 50 दोनों चैप्टरों से बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चनों को आप लोगों के सामने रख रहे हैं। दोस्तों आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। दोस्तों क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो पेड़ की पत्तियां होती हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से जो पेड़ की पत्तियां बनी होती हैं, उन पेड़ की पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है दोस्तों, यानी गैसों का जो आदान प्रदान है वो कहाँ से होता है। तो देख लेते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, शिरा से होता है। दूसरा ऑप्शन है रंध्र से होता है। तीसरा ऑप्शन है मध्य शिरा से होता है, या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग क्वेश्चन गेस करिएगा कि पहला आंसर सही है, दूसरा सही है, या फिर तीसरा या चौथा सही है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स जो पेड़ या पौधे की पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? उनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं इस तरीके से। और उन छिद्रों को क्या कहते हैं दोस्तों? उन छिद्रों को कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र। तो दोस्तों इन्हीं रंध्रों के कारण क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है पेड़ पौधे की पत्तियों के द्वारा। दोस्तों उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम लोग रंध्र बुलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट आंसर होगा तो हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी रंध्रों के द्वारा पेड़ पौधे की पत्तियां क्या करती हैं, गैसों का आदान प्रदान करती हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। दोस्तों हम लोग जैसा कि जानते हैं कि पौधे के बहुत सारे भाग होते हैं, यानी जड़ होता है, तना होता है, शाखाएं होती हैं, पुष्प होते हैं, फल होते हैं। दोस्तों ये सब क्या होते हैं, पौधे के भाग होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया किस भाग में होती है। दोस्तों जड़ों में होती है, पत्ता में होता है, फूल में होता है, या फिर तने में होता है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस भाग में होती है। तो फ्रेंड्स यदि कोई वृक्ष है तो उस वृक्ष को, दोस्तों यदि कोई इस तरीके का कोई वृक्ष है तो उस वृक्ष को क्या होता है, पूरा दोस्तों भोजन कहाँ से मिलता है, तो भोजन मिलता है रूट्स के द्वारा। कहाँ से मिलता है दोस्तों? रूट्स के द्वारा, यानी जड़ों के द्वारा उसे भोजन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्या होता है, किसी भी पेड़ पौधे में जड़ों के द्वारा भोजन मिलता है। तो क्या हो जाता है दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ पर होती है, जड़ों में होती है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि जो भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन क्रिया यानी सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और दोस्तों ये वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहाँ पर होती है, जड़ों के द्वारा होती है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर इज राइट आंसर। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। दोस्तों जो मानव रक्त का यूरिन होता है उस यूरिन में यूरिया की कितनी मात्रा होती है दोस्तों, 100 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, या फिर 40 मिलीग्राम। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस जो हैं, ये क्वेश्चन तो याद करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन आप लोगों को याद करने होंगे कि मनुष्य के रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा क्या होती है दोस्तों। मानव ब्लड में यूरिया की मात्रा क्या होती है, तो 40 mg। कितनी होती है दोस्तों? 40 mg, यानी 40 मिलीग्राम यूरिया की मात्रा होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, यूरिया हम लोग किसमें प्रयोग करते हैं, जैविक खाद के रूप में। खेतों में जो फसलें होती हैं उन्हें सुटेबल रूप से बढ़ाने के लिए हम लोग यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 40 मिलीग्राम यूरिया कहाँ पाई जा रही है, हम लोगों के रक्त में पाई जा रही है। और वो दोस्तों यूरिया कहाँ से आती है, जो इन सब चीज़ों में, जो इन फसलों में हम लोग यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं उसी के द्वारा मानव रक्त में भी यूरिया की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों आप लोग भी जानते होंगे कि दूध में भी यूरिया की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण दूध में दोस्तों क्या होता है, कभी कभी खाद्य विभाग की जो टीमें होती हैं उसमें सैंपल भर लेती हैं और दूध को पकड़ा जाता है, उसकी शुद्धता की जांच की जाती है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया, कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। दोस्तों क्या कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है, क्या हो जाता है दोस्तों, टीबी हो जाता है क्या, मधुमेह हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, या उच्च रक्तचाप। दोस्तों उच्च रक्तचाप मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन आप लोगों को सही लग रहा हो आप लोग बताएं कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को क्वेश्चन याद करने वाले होंगे कि यदि रक्त में आयरन की मात्रा की कमी हो जाती है दोस्तों, आयरन कम हो जाता है, तो कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, उस रोग को बोलते हैं मधुमेह। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मधुमेह। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं पांचवा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य होती है। दोस्तों क्या कह रहा है कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य होती है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कौन सी क्रिया सभी जीव करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, श्वसन की क्रिया, या फिर चलन की क्रिया। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण होता है सूर्य के प्रकाश में, वाष्पोत्सर्जन होता है दोस्तों जड़ों के द्वारा, श्वसन होता है दोस्तों अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह के श्वसन अंग होते हैं। जैसे दोस्तों मनुष्य में क्या पाए जाते हैं,
फेफड़े पाए जाते हैं दोस्तों, उसके द्वारा श्वसन होता है। जलीय जंतुओं में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं यानी गलफड़े होते हैं, उनके द्वारा श्वसन होता है। और दोस्तों ये चालन अपक्रिया है। तो देख लेते हैं दोस्तों, जो इसमें से एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपक्रिया है दोस्तों, वो कौन सी है, वो है वाष्पोत्सर्जन। दोस्तों कौन सी है, वाष्पोत्सर्जन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, वो बन जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी वाष्पोत्सर्जन प्रत्येक जीव या प्रत्येक पेड़ पौधे के द्वारा संपन्न करने वाली क्रिया होती है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां क्या दिया गया है, आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप में निष्कासित होती है। दोस्तों कह रहा है कि श्वसन क्रिया के उपरांत कितने प्रतिशत ऊर्जा जो है वो ताप के रूप में निष्कासित की जाती है। 20% ऊर्जा, 40% ऊर्जा, 60% या फिर 80%। तो दोस्तों कुछ फैक्ट होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें याद करनी पड़ती हैं भाई, रटनी पड़ती हैं। तो इन सब चीज़ों को तो दोस्तों हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें तो फैक्ट हैं और फैक्ट को हमेशा याद किया जाता है। तो दोस्तों श्वसन क्रिया के दौरान कितने % ऊर्जा जो है वो ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो दोस्तों उसकी मात्रा होती है 40%। कितनी मात्रा होती है फ्रेंड्स, 40%। तो क्वेश्चन नंबर 6वें का जो राइट ऑप्शन बन जाएगा वो बन जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां क्या दिया गया है, कह रहा है मनुष्य में वृक्क एक, क्या कह रहा है दोस्तों, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। दोस्तों वृक्क काहे से संबंधित होता है, पोषण से संबंधित होता है। दोस्तों पोषण तो आमाशय में होता है। श्वसन से दोस्तों, श्वसन तो फेफड़ों में होता है। उत्सर्जन से दोस्तों, परिवहन तो दोस्तों चीज़ें चलने वाली होती हैं। उत्सर्जन क्या होता है, बस यही है दोस्तों, जो शरीर में अक्रिय चीज़ें होती हैं, व्यर्थ चीज़ें होती हैं, उन्हें दोस्तों उत्सर्जित करके शरीर से बाहर निकाला जाता है नित्य क्रिया के द्वारा। तो मनुष्यों में वृक्क कैसा यंत्र होता है, कैसा भाग होता है दोस्तों, किस तरीके का भाग होता है वृक्क। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि मनुष्यों में जो वृक्क होता है वो किस तरह का भाग कार्य करता है। श्वसन के लिए भी उत्तरदायी होता है और उत्सर्जन के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन में से कंबाइंड क्वेश्चन का आंसर दोनों मानेंगे, यदि श्वसन भी दे दिया गया है और उत्सर्जन भी दे दिया गया है। दोस्तों श्वसन में यदि यहाँ पर फेफड़े होते तो ज़्यादा ऑप्शन सही होता, लेकिन उत्सर्जन दोस्तों ये एकदम से सटीक ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी उत्सर्जन जो है मनुष्य के वृक्क का एक तंत्र का एक भाग है जो संबंधित होता है किससे, उत्सर्जन से। और दोस्तों ये श्वसन में भी भाग लेता है, श्वसन में भी सहायक होता है। तो इस वजह से दोस्तों इसको दोनों के लिए आंसर सटीक मानेंगे। जिस बच्चे का बी सही है या जिस बच्चे का सी सही है, दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि दोस्तों इसमें बी या सी प्लस में दिया नहीं गया है। तो इस वजह से जिन बच्चों ने बी और सी ऑप्शन दिया है दोनों ऑप्शन सही होंगे। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों क्या कह रहा है कि पादप में जो जाइलम होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं जल के वहन के लिए, भोजन का वहन करने के लिए, अमीनो अम्ल का वहन करने के लिए या ऑक्सीजन का वहन करने के लिए। तो दोस्तों जाइलम से समझ लेते हैं जाइलम। दोस्तों क्या समझ लेते हैं, जाइलम। तो दोस्तों ये बीच का जो ई है ये ई हटा देते हैं और यहाँ पर अंत की चीज़ हटा देते हैं, तो क्या बचता है, बचता है दोस्तों जल। तो क्या जाता है, जाइलम से जल। तो यानी पादप में जो जाइलम का कार्य होता है वो क्या कार्य होता है, पूरे पादप में यानी पूरे पौधे में, पूरे पेड़ पौधे में दोस्तों जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें जल का संवहन करना, प्रत्येक भाग में जल की मात्रा को पहुंचाना। तो दोस्तों पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, जल के वहन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9वां क्या दिया गया है दोस्तों, आइए देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है। कह रहा रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रक्त जो है किस उपस्थिति के कारण उसका रंग जो है वो लाल होता है। क्या गोनबिन के कारण होता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। उसके बाद में हीमोग्लोबिन के कारण होता है, या थ्रोबोप्लास्टिन के द्वारा होता है, या फाइब्रिन के द्वारा होता है। तो दोस्तों मनुष्य का जो रक्त है वो किसके कारण लाल होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स के लिए निर्धारित किया जाता है कि इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे कि किसके कारण जो मनुष्य का रक्त है वो लाल होता है। दोस्तों इसी क्वेश्चन से संबंधित एक क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं कि जो पेड़ पौधों की पत्तियां हरे कलर की होती हैं वो किसके कारण होती है दोस्तों, क्लोरोफिल के कारण। तो जो पेड़ पौधों में क्लोरोफिल कार्य करता है वही दोस्तों मनुष्य के रक्त के लिए क्या कार्य करता है। बहुत से बच्चे पहचान गए होंगे और सही आंसर भी दे रहे होंगे, लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक उस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया है वो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर समझें, उसके बाद में रिप्लाई करें। अब आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है 10वां, कह रहा है पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों क्या है, कह रहा पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों जल निष्कर्षित कैसे किया जाता है, दोस्तों परागण के कारण होता है, निषेचन के कारण होता है, विसरण के कारण होता है, या वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। तो दोस्तों क्या होता है, पौधे के वायवीय भागों में जो जल का निष्कर्षण होता है वह क्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों परागण से क्या होता है, तो परापरागण और स्वपरागण होता है। निषेचन दोस्तों क्या है, ये जनन से संबंधित है। विसरण दोस्तों क्या है, ये पौधे के संपूर्ण भाग से संबंधित है। तो दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे कि जल के निष्कर्षण के लिए कौन सी क्रिया होती है उत्तरदायी,
बहुत सही बच्चों। तो जल्दी से ऑप्शन, जो भी ऑप्शन आप लोगों को सही लगे, ए बी सी या फिर डी, जो ऑप्शन आप लोगों को सही लगे आप लोग कमेंट करें या आप अपनी नोटबुक में लिखें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, 11वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। दोस्तों क्या है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। दोस्तों शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है? श्वसन से होता है क्या, पोषण से होता है क्या, उत्सर्जन से होता है क्या, या उत्तेजनशीलता से होता है? तो दोस्तों उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? दोस्तों आप लोग गेस करिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आप लोगों को हम हिंट्स बता रहे हैं। दोस्तों श्वसन से क्या होता है, हम लोग श्वास लेते हैं जिसके कारण दोस्तों क्या है, ऑक्सीजन शुद्ध जो है वो रक्त में पहुंचती है और रक्त फेफड़ों के पास में होता है दोस्तों, तो वो शुद्ध हो जाता है जब उसे हार्ट पंप करता है। दोस्तों पोषण क्या होता है, ये दोस्तों खाने पीने वाली चीज़ है। उत्सर्जन से क्या होता है दोस्तों, जो शरीर में व्यर्थ चीज़ें होती हैं, जो वेस्टेज चीज़ें होती हैं, वो उत्सर्जित करके बाहर निकाल दी जाती हैं। दोस्तों उत्तेजनशीलता क्या होती है, ये तो दोस्तों गुस्से वाली प्रकृति है, यानी किसी चीज़ को गुस्से के कारण आने पर वो चीज़ें उत्तेजनशील हो जाती हैं। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आप लोगों को सही लग रहा हो उस ऑप्शन को आप लोग जल्दी से कमेंट करें। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। दोस्तों आप लोगों को ए बी सी या फिर डी, जो ऑप्शन आप लोगों को सही लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करें। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कह रहा है, कह रहा है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे होता है। दोस्तों प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे होता है? संयोजन क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, या अपघटन के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 12वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही होगा, पहला वाला दोस्तों ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है और चौथा वाला डी है। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है, या श्वासोच्छ्वास कहलाती है, या निःश्वसन कहलाती है, या निःश्वसन कहलाती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी सांस लेने और सांस छोड़ने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है श्वासोच्छ्वास। दोस्तों क्या कहलाती है? श्वास, दोस्तों क्या है, आदिशा है और वह है श्वासोच्छ्वास। दोस्तों क्या है? श्वासोच्छ्वास कहलाती है। यानी क्वेश्चन नंबर 13 में दोस्तों थोड़ा हार्ड हिंदी लिखी है, आप लोग पढ़ने का प्रयास करें, पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां क्या कह रहा है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 14वां दोस्तों कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। दोस्तों क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम जो है वो पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो किस में पाया जाता है। क्लोरोफिल में पाया जाता है, लाल रक्त कणों में पाया जाता है, या वर्णी लवक में होता है, या श्वेत रक्त कणों में होता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। नंबर ए दोस्तों दिया गया है क्लोरोफिल में, नंबर बी लाल रक्त कणों में, दोस्तों नंबर सी वर्णी में, या नंबर डी श्वेत रक्त कणिकाओं में। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो पाया जाता है वर्णी लवकों में। किसमें पाया जाता है दोस्तों? वर्णी लवक में। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15वां दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। दोस्तों क्या दिया गया है? मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि मानव हृदय में क्या पाया जाता है। दोस्तों आइए दोस्तों देख लेते हैं कि मानव हृदय में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों मानव हृदय में 4 वेश होते हैं, 2 वेश होते हैं, या दोस्तों 3 वेश में, 2 वेश में 4 वेश, या फिर 5 वेश होते हैं। तो दोस्तों जो मानव का हृदय होता है वो 4 भागों में बटा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का दोस्तों जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16वां। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16वां क्या कह रहा है, कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। दोस्तों क्या कह रहा है, कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि कौन सा वह एंजाइम होता है जो इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। क्या वो पेप्सिन होता है, क्या वो ट्रिप्सिन होता है, या लाइपेज होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 16 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा लाइपेज। क्या हो जाएगा? लाइपेज, यानी इमल्सीकृत जो वसा का दोस्तों जो पाचन करता है वो कौन सा होता है? वो लाइपेज होता है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17वां क्या कह रहा है, कह रहा सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। दोस्तों जो मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है वो कितना होता है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि मनुष्य का जो सामान्य रक्तदाब होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों वो होता है 80 mm। कितना होता है फ्रेंड्स? 80 mm। अब आइए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18वां देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18वां क्या कह रहा है,
कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है। दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन जो है वह उभयलिंगी जंतु है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जंतु है जो उभयलिंगी है। तो फ्रेंड्स क्या है, केचुआ है, मछली है, शेर है या फिर बकरी है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है। तो दोस्तों कौन सा जंतु है जो उभयलिंगी होता है। तो दोस्तों वो होता है केचुआ। क्या होता है फ्रेंड्स, केचुआ। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19वां दिया गया है, फिर से कह रहा मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या होता है दोस्तों, यानी जो मानव हृदय है उसका औसत क्या होता है दोस्तों। तो उसकी जो औसत ब्लड प्रेशर होती है वो क्या होती है, 80 से 120 तक। कितना होता है दोस्तों, 80 से 120। तो क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20वां क्या दिया गया है, कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। दोस्तों वृक्क काहे से संबंधित है, वृक्क का कार्य क्या होता है दोस्तों, वृक्क किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पोषण में उपयोगी भूमिका निभाता है, या श्वसन में निभाता है, या उत्सर्जन में निभाता है, या फिर परिवहन में निभाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग पीछे सॉल्व कर चुके हैं, इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताया जा चुका है। तो दोस्तों सभी बच्चे कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या कह रहा है कि जिब्रेलिन क्या है। दोस्तों क्या कह रहा है कि जिब्रेलिन क्या है, यह एक वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि जिब्रेलिन क्या होता है दोस्तों। तो यह एक एंजाइम होता है क्या, या यह एक हार्मोन है, या यह एक कार्बोहाइड्रेट है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि जिब्रेलिन का कार्य क्या है दोस्तों, जिब्रेलिन किस लिए प्रयोग में आता है। तो दोस्तों जिब्रेलिन क्या है, यह एक एंजाइम है। क्या है दोस्तों, जिब्रेलिन एक एंजाइम है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है। दोस्तों क्या कह रहा है कि शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, या अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है, या तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है, हम लोग शरीर किस चीज़ के कारण से शरीर को संतुलित बना पाते हैं। तो दोस्तों क्या होती है, अंतःस्रावी तंत्र होता है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों का एक बना ढांचा होता है जिससे शरीर के समन्वय में सहायता मिलती है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों क्या कह रहा है कि हार्मोन जो हैं वो स्रावित होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि हार्मोन किससे स्रावित होते हैं। तो दोस्तों हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं, बहिस्रावी ग्रंथियों से। दोस्तों किससे होते हैं, बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, कह रहा है कि ग्वाइटर तथा घेंघा पनपता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा ग्वाइटर, किसी की गर्दन दोस्तों जो है वो बड़ी मोटी हो जाती है, या किसी का पैर दोस्तों जो है वो एक पैर सही होता है और दूसरा पैर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों जो घेंघा होता है वो गले में एक बड़ा सा एकदम गुब्बारे जैसी रचना निकल आती है दोस्तों, जिसे हम लोग घेंघा बोलते हैं। तो ये सब किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, या फिर मोटापे से। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आयोडीन की कमी से। और दोस्तों ये कमी कहाँ से पूर्ति होती है दोस्तों, इस कमी की आप लोग जानते हैं कि आयोडीन किस तरीके से कमी होती है, यानी आयोडीन युक्त हमें नमक का सेवन करना चाहिए, जिससे ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है, कह रहा है मानव शरीर में पाई जाने वाली ज्ञानेंद्रियां हैं। दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है फ्रेंड्स, मानव शरीर में पाई जाने वाली ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, नाक होती है, जिह्वा होती है, कान होता है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी उपर्युक्त सभी। ये सभी क्या हैं, ये सभी ज्ञानेंद्रियां हैं। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है, कह रहा मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका ये कहलाती है। दोस्तों क्या कहलाती है, जो मस्तिष्क से तंत्रिका निकलती है वो क्या कहलाती है, कपाल तंत्रिका कहलाती है, केंद्रीय तंत्रिका कहलाती है, मेरु तंत्रिका कहलाती है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि जो मस्तिष्क से तंत्रिकाएं निकलती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं कहलाती हैं केंद्रीय तंत्रिका। क्या कहलाती है, केंद्रीय तंत्रिका। तो क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया गया है अगला, कह रहा है थायरॉक्सिन का श्रवण कहाँ होता है। दोस्तों क्या कह रहा है कि जो थायरॉक्सिन है उसका श्रवण कहाँ पर होता है दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, थायरॉक्सिन का श्रवण क्या थायराइड में होता है,
यकृत में होता है, वृक्क में होता है या फिर वृषण में होता है? तो दोस्तों देख लेते हैं कि थायरॉक्सिन का श्रवण कहाँ पर होता है। जल्दी से बोलो, कमेंट करेंगे बच्चे। जिनका जो आंसर सही लग रहा हो ABCD में जो ऑप्शन आप लोगों को सही लग रहा हो, उस ऑप्शन को आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। थायरॉक्सिन जो है वो कहाँ पर श्रवण होता है? तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। थायरॉक्सिन जो है वो कहाँ पर स्रावित होता है दोस्तों? वह होता है थायराइड में। कहाँ पर होता है? थायराइड में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा A नंबर, यानी A ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या है। कह रहा मानव में डायलिसिस थैली क्या होती है? दोस्तों मानव में डायलिसिस थैली को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों देख लेते हैं कि मानव में जो डायलिसिस की थैली होती है दोस्तों, डायलिसिस किसे होता है दोस्तों? जिनके ब्लड कैंसर हो जाता है दोस्तों, ब्लड में कई प्रकार की अशुद्धियाँ हो जाती हैं, उन्हें दोस्तों डायलिसिस क्रिया होती है। डायलिसिस में क्या होता है दोस्तों? ब्लड को हमें पूरी तरीके से फिल्टर कराना होता है, यानी एक साइड से पूरा शरीर का ब्लड जो है बाहर निकल जाता है और उसमें से नया ब्लड हर बार चढ़ाया जाता है दोस्तों। डायलिसिस क्रिया कहलाती है। तो दोस्तों उसमें किन चीज़ों का प्रयोग होता है? नेफ्रॉनों का होता है, न्यूरॉनों का होता है या माइटोकॉन्ड्रिया का होता है? तो दोस्तों इस तरह की क्रियाओं में क्या पाए जाते हैं? न्यूरॉन पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में का दोस्तों जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा B नंबर, यानी B ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से पादप हार्मोन कौन सा है? दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से पादप हार्मोन कौन सा है? तो दोस्तों पादप हार्मोन कौन है? जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, एब्सिसिक है या उपर्युक्त सभी हैं? तो दोस्तों पादप हार्मोन कौन है? आप लोगों को हार्मोन की जो लिस्ट है दोस्तों वो आप लोगों को पढ़नी होगी कि पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि पादप हार्मोन कौन है। तो दोस्तों एब्सिसिक अम्ल जो है इसी को बोलते हैं पादप हार्मोन। बाद बाकी जो सब है ये मानव हार्मोन है दोस्तों, ह्यूमन हार्मोन्स है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है। कह रहा है कि छुई मुई की पत्ती की गति होती है दोस्तों। क्या है? छुई मुई की जो पत्तियां होती हैं उनकी गति क्या होती है दोस्तों? गति क्या होती है? निशानुकुंचन होता है या प्रकाशानुकुंचन होता है या कंपानुकुंचन होता है या उपर्युक्त सभी होते हैं? दोस्तों निशानुकुंचन का क्या मतलब होता है? जैसे ही हम उनको टच करते हैं वो पत्तियां एकदम से सिकुड़ जाती हैं। प्रकाशानुकुंचन मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे उनमें प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश, वैसे उसकी पत्तियां खिल उठती हैं या सिकुड़ जाती हैं। कंपानुकुंचन का मतलब क्या होता है? जैसे वहाँ पर हम दोस्तों उसको पेड़ को हिला देते हैं तो उसकी पत्तियां एकदम से मुरझा जाती हैं या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों जो छुई मुई की पत्तियां होती हैं आप लोगों ने देखा होगा, छुई मुई की पत्तियों को जैसे आप लोग टच करोगे वो एकदम से सिकुड़ जाती हैं। तो दोस्तों यह क्रिया क्या कहलाती है? यह क्रिया कहलाती है निशानुकुंचन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 में का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा A नंबर, यानी A ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। 11वां क्या कह रहा है फ्रेंड्स क्वेश्चन? तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां क्या होगा। दोस्तों कह रहा है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है दोस्तों? तो आइए देख लेते हैं भोजन का पचना किस तरह की अभिक्रिया होती है, किस तरह से कार्य करती है दोस्तों। तो क्या है भोजन का पचना? उपचयन है क्या, संयोजन है क्या, या अपचयन है या फिर विस्थापन है? तो दोस्तों भोजन का पचना क्या कहलाता है दोस्तों? उपचयन कहलाता है, संयोजन कहलाता है, अपचयन कहलाता है या फिर विस्थापन कहलाता है? तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा D नंबर, यानी विस्थापन कहलाता है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है? कह रहा है कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है दोस्तों? यानी कौन सा पादप है वो नियंत्रक फल बेचने वालों के तरीके से प्रयोग किया जाता है, उसको दोस्तों लोग प्रयोग करते हैं। एब्सिसिक अम्ल है, जिब्रेलिन है, इथाइलिन है या फिर ऑक्सिन है? तो दोस्तों फल बेचने वाले जो विक्रेता होते हैं जो लगा देते हैं दोस्तों, उनसे फल जो है वो खराब नहीं होते हैं और जल्दी से पक जाते हैं दोस्तों। तो वो क्या होता है? तो वो होता है दोस्तों ऑक्सिन। क्या होता है? ऑक्सिन। तो क्वेश्चन नंबर 12वें का दोस्तों जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा D ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13वां क्या कह रहा है? कह रहा है वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। दोस्तों क्या कह रहा है? वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है वह क्या कहलाती है? ग्राही कहलाती है दोस्तों। ग्राही तो मीन्स होता है ग्रहण करना। प्रभावक होता है दोस्तों। उत्तरदायित्व मतलब तो दोस्तों अपनी जिम्मेदारी होती है। बेचैनी दोस्तों ये शब्द तो आप लोग समझते हैं, बेचैनी क्या होती है जानते भी हैं सब लोग, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इस बेचैनी को समझते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों उस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं जो उद्दीपन की पहचान कराती है वह कहलाती है प्रभावक। दोस्तों क्या कहलाती है? वो प्रभावक कहलाती है। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है कौन सा हार्मोन है रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है दोस्तों? यानी कौन सा हार्मोन है जो रुधिर में शर्करा की दोस्तों क्या है शर्करा जो है शर्करा दोस्तों शुगर के स्तर को दोस्तों क्या करता है? नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। जिब्रेलिन है, ऑक्सीन है, इंसुलिन है या एब्सिसिक है? तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि वह कौन सा हार्मोन होता है जो दोस्तों क्या करता है
शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा दोस्तों क्या, डी नंबर, यानी एब्सिसिक हार्मोन। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15वां क्या कह रहा है, कह रहा पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किस प्रकार की, किसके प्रभाव से होता है दोस्तों, यानी पत्तियों का मुरझाना किसके प्रभाव के द्वारा होता है, किस प्रभाव के कारण पेड़ पौधों की पत्तियां जो है वो मुरझा जाती हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, जिब्रेलिन के द्वारा, ऑक्सीन के द्वारा, एब्सिसिक के द्वारा, या फिर इंसुलिन के द्वारा। तो दोस्तों एब्सिसिक के द्वारा क्या होता है, वो पत्तियां जो है वो मुरझा जाती हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16वां क्या है, कह रहा मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है। दोस्तों क्या कह रहा है, मानव मस्तिष्क के किस भाग को दोस्तों क्या है, बड़ा भाग कहा जाता है। मध्य मस्तिष्क को, पश्चिम मस्तिष्क को, अग्र मस्तिष्क को, या फिर उपर्युक्त सभी को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को स्वयं से कमेंट करना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17वां दिया गया है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि और एक बाह्य स्रावी ग्रंथि को दो प्रकार की होती है दोस्तों। अग्नाशय होता है, थायराइड होता है, पैराथायराइड होता है, या फिर पिट्यूरी होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों थायराइड। कौन सा है वो, थायराइड है। तो क्वेश्चन नंबर 17वें का दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां, क्या कह रहा है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि दोस्तों है जो वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। दोस्तों कौन सी ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो वृक्क के दोनों ओर स्थित होती है। गोनेड्स है, पिट्यूरी है, अग्नाशय है, या एड्रीनल है। तो दोस्तों 18वें क्वेश्चन का देख लेते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 18वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा एड्रीनल। क्या हो जाएगा, एड्रीनल ग्लैंड्स जो है वो वृक्क के दोनों ओर ऊपर के हिस्से में स्थित होती है। अब आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है, कह रहा कि जीवों में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए संवेदी अंग क्या होते हैं। प्रकाशग्राही होते हैं, धरणग्राही होते हैं, या श्रवणग्राही होते हैं, या स्पर्शग्राही होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19वें का क्या हो जाता है दोस्तों, जीवों में दोस्तों क्या ध्वनि है, क्या कह रहा है, ध्वनि यानी साउंड। तो दोस्तों साउंड क्या होते हैं, सुने जाते हैं। सुनने के लिए क्या होता है, श्रवणग्राही। क्या होता है दोस्तों, श्रवणग्राही। तो क्वेश्चन नंबर 19वें का दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर, श्रवणग्राही हो जाता है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है, कह रहा है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताओ। दोस्तों क्या कह रहा है, शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है उस ग्रंथि का नाम हमें बताना है। क्या वो ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, एड्रीनल ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, या फिर उनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 20वें का दोस्तों राइट आंसर क्या होने वाला है, कि शरीर की सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसका क्या नाम है। तो दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो होती है पीयूष ग्रंथि। क्या होती है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन मादा हार्मोन कहलाता है। दोस्तों कौन सा हार्मोन जो है जिसे हम लोग मादा हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। टेस्टोस्टेरोन है दोस्तों, इंडोस्टेरोन है, इंसुलिन है, या एस्ट्रोजन है। तो दोस्तों मादा हार्मोन जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं दोस्तों, एस्ट्रोजन। और जो पुरुष हार्मोन्स होता है जो दोस्तों मेल्स में पाया जाता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों ये फीमेल के लिए होता है और ये मेल के लिए होता है। तो क्वेश्चन में दोस्तों किसके लिए पूछ रहा है, मादा के लिए पूछ रहा है, यानी फीमेल के लिए पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों चलते हैं देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22वां। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22वें का राइट आंसर क्या है, कह रहा है कि कौन सा हार्मोन पुरुष हार्मोन्स कहलाता है। दोस्तों अभी जस्ट इसके पीछे आप लोगों को बताया गया है कि कौन सा हार्मोन जो है वो पुरुष हार्मोन्स कहलाता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है टेस्टोस्टेरोन कहलाता है, एंड्रोजन कहलाता है, जिब्रेलिन कहलाता है, या फिर B+C कहलाता है। तो दोस्तों मेल हार्मोन जो होता है, जो पुरुष हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, वो होता है टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। टेस्टोस्टेरोन दोस्तों जो है वो पुरुष यानी कि मेल हार्मोन्स होता है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, कह रहा है कि प्रारंभिक आयु में किस हार्मोन्स की कमी से बौनापन हो जाता है। दोस्तों यानी मानव शरीर में कौन सा हार्मोन जो है कम होने से व्यक्ति बौना हो जाता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल लोग जो हैं बहुत ज़्यादा ठिकने हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा घंटे हो रहे हैं दोस्तों, उनकी लंबाइयाँ उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पा रही है दोस्तों। तो ये जो क्रिया है, ये जो कारण है, ये जो दोस्तों कमी है, रोग है, इसको एक रोग के रूप में भी देख सकते हैं। किस हार्मोन की कमी के कारण होता है, ऑक्सीन के कारण होता है, हाइपोथैलेमस के कारण होता है दोस्तों, या वृद्धि हार्मोन्स के कारण होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन्स। किसके कारण होता है दोस्तों, वृद्धि हार्मोन्स के कारण प्रारंभिक आयु में मनुष्य के जो है अगर वृद्धि हार्मोन्स कम हो जाए तो उसका शरीर जो है वो कैसा हो जाता है, बौना हो जाता है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है
24 कह रहा है कि इंसुलिन किससे स्रावित होता है दोस्तों? क्या कह रहा है कि जो इंसुलिन है वो किससे स्रावित होता है? थायराइड से स्रावित होता है, अग्नाशय से स्रावित होता है, पिट्यूरी से होता है या फिर कोई भी नहीं? तो आप आइए दोस्तों देख लेते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इंसुलिन जो है वो कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों? तो इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय से दोस्तों। कहाँ से होता है? अग्नाशय से। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क केंद्र जो शरीर का ताप नियंत्रित करता है वह स्थित होता है दोस्तों। यानी मस्तिष्क केंद्र जो है वो शरीर के ताप को स्थिर करता है, वह कहाँ पर स्थित होता है? अनुमस्तिष्क में होता है, मेड्यूला में होता है, हाइपोथैलेमस में होता है या फिर कोई भी नहीं? तो अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हाइपोथैलेमस। तो क्वेश्चन 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है? दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है? क्या वो ऑक्सिन है, या एस्कार्बिक अम्ल है, या साइटोकाइनिन है, या एब्सिसिक अम्ल है? तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है। तो दोस्तों कौन सा नहीं है? ऑक्सिन नहीं है, एस्कार्बिक अम्ल नहीं है, साइटोकाइनिन नहीं है या एब्सिसिक नहीं है? तो दोस्तों एस्कार्बिक अम्ल जो है ये एक पादप हार्मोन्स नहीं है। तो दोस्तों एस्कार्बिक अम्ल जो दोस्तों है उसे पादप हार्मोन्स के रूप में नहीं जानते। बाद बाकी जो दोस्तों तीनों हैं ये पादप हार्मोन्स होते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? कह रहा दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कह रहा है? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे द्रुमिका कहते हैं, एक सांग कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं या फिर आवेग कहते हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सिनेप्स। क्या कहलाता है दोस्तों? सिनेप्स। उसे बोलते हैं हम लोग सिनेप्स कहा जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है दोस्तों। 28 कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है? थायराइड है, सिनेप्स है, कैल्सिटोन है या फिर कोई भी नहीं है? तो दोस्तों आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों थायराइड। क्या हो जाएगा? थायराइड। यानी थायराइड जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में जानी जाती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है? दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है? घ्राण पिंड होता है दोस्तों, घ्राण पिंड होता है, थैलेमस होता है, प्रामस्तिष्क होता है या फिर मिड्यूला होता है? तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है उसे बोलते हैं दोस्तों हम लोग प्रामस्तिष्क। क्या बोलते हैं? प्रामस्तिष्क। तो क्वेश्चन नंबर 29 का दोस्तों जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो दोस्तों मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग प्रामस्तिष्क, यानी आगे का मस्तिष्क होता है उसे प्रामस्तिष्क कहा जाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? कह रहा तंत्रिकाक्ष कोशिका कला कहलाती है। दोस्तों क्या है कह रहा है? कह रहा कि तांत्रिकाक्ष कोशिका कला क्या कहलाती है दोस्तों? यानी तांत्रिकाक्ष कोशिका कला को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों रेनवियर की नोड नाम से जानते हैं, या एक्सोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, या एक्सोलेमा के नाम से जानते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 30 है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जाना जाता है एक्सोलेमा के नाम से। किसके द्वारा दोस्तों जानते हैं? एक्सोलेमा के नाम से इसे हम लोग पहचानते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया है, यानी 50 बहुविकल्पी क्वेश्चन है दोस्तों कक्षा 10 की बायोलॉजी के। दोस्तों चैप्टर नंबर पहला और चैप्टर नंबर दूसरा दोनों चैप्टर दोस्तों समाप्त हो चुके हैं, और दोनों चैप्टर की समाप्ति के बाद दोस्तों हम लोग 50 बहुविकल्पी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब दोस्तों इसके बाद में थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में जब चैप्टर पूर्ण होगा फिर से बहुविकल्पी श्रृंखला लेकर आएंगे। जब तक के लिए दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए। आप लोगों की सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी दिन। जब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, थैंक्स। और दोस्तों सभी दोस्तों और मित्रों को और सभी छात्रों को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स जय हिंद, वंदे मातरम। आइए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं हाई स्कूल की बायोलॉजी, और दोस्तों हम लोग पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर दोस्तों क्लियर कर चुके थे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग तीसरा और चौथा चैप्टर क्लियर करेंगे। दोस्तों बहुविकल्पी श्रृंखला में 20-20 क्वेश्चन दोनों चैप्टर से लिए गए हैं। तो अब आइए दोस्तों बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं अपना वीडियो। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाई स्कूल की दोस्तों जो बोर्ड परीक्षा है उसकी डेट कन्फर्म हो गई है। 24 फरवरी दोस्तों आप लोगों की डेट कन्फर्म हो गई है। तो आप सब लोग एकदम अच्छे से तैयारी करने लगिए, एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए, और दोस्तों कम से कम 10 घंटे तो हर हाल में पढ़ाई करनी है यदि आप लोग 90 प्लस नंबर लाना चाहते हैं। और दोस्तों सभी बच्चों से हमारी यही
अपेक्षा है कि सभी बच्चे अच्छी तैयारी करके अच्छे नंबर हासिल करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर में कि जीव जनन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स जीव जनन कैसे करते हैं वाले चैप्टर में फ्रेंड्स क्या था कि जनन दो प्रकार के होते थे, एक होता था लैंगिक जनन और एक होता था अलैंगिक जनन। तो दोस्तों अलैंगिक जनन में हमने बहुत सारे इसके भाग पढ़े थे मुकुलन विधि के द्वारा दोस्तों, और विखंडन विधि, खंडन विधि, तो दोस्तों बहुत सारी विधियां थी, और कायिक प्रवर्धन। वहीं दोस्तों लैंगिक जनन में केवल एक ही विधि होती थी, युगमनस का निर्माण, यानी ये दोस्तों इसमें क्या दो जनक की आवश्यकता होती थी लैंगिक जनन में, और अलैंगिक जनन में फ्रेंड्स क्या होता था केवल एक ही जनक की आवश्यकता पड़ती थी। तो अब आइए दोस्तों उसी विधि में हम लोग पूछ रहे हैं कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है। तो फ्रेंड ईस्ट में होता है क्या, अमीबा में होता है, लेस्मानिया में होता है, या प्लाज्मोडियम में होता है। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग क्वेश्चन पढ़ें और उसका आंसर देने का प्रयास करें कि पहले क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या फिर डी सही होगा। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें और इस क्वेश्चन का आंसर दें। 5 सेकंड के बाद दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर किया जाएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स अलैंगिक जनन जो मुकुलन द्वारा होता है फ्रेंड्स, वो किस में होता है, यहाँ अमीबा दिया गया फ्रेंड्स। तो अमीबा में तो दोस्तों विखंडन विधि होता था, अमीबा अपने आप को दो भागों में विभाजित कर देता था। दोस्तों मुकुलन विधि के द्वारा होता है ईस्ट में, किसमें होता है, ईस्ट में। तो क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जड़ें विकसित होती हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है जड़ें जो है वो विकसित होती हैं, किससे विकसित होती हैं, प्रांकुर से विकसित होती हैं, तने से जड़ें विकसित होती हैं, पत्ती से जड़ें विकसित होती हैं, या मूलांकुर से होती हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि प्रांकुर से तो दोस्तों हो नहीं सकती हैं, तने से भी जड़ें नहीं निकलती हैं, पत्ती से कोई सवाल ही नहीं उठता दोस्तों जड़ों के निकलने का। कहाँ से होता है दोस्तों, मूलांकुर से। जहाँ पर कोई भी बीज दोस्तों अंकुरित होता है उसी के नीचे दोस्तों क्या होता है, मूलांकुर, यानी वहीं से अंकुर फूटता है और वही के नीचे दोस्तों जड़ें जाती हैं। तो जड़ें कहाँ से विकसित होती हैं, मूलांकुर से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है। कह रहा दोस्तों पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा होता है, फूलों के द्वारा होता है, तने के द्वारा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया किससे संपन्न होती है। तो दोस्तों जो क्या है यहाँ पर लिखा पुष्प, क्या दिया गया दोस्तों, पुष्प दिया गया। पुष्प का मतलब क्या होता है, पुष्प का मतलब दोस्तों क्या होता है, किसे किसे पता है पुष्प का मतलब। तो दोस्तों पुष्प का मतलब होता है फूल। क्या होता है, फूल। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पत्तियों द्वारा नहीं होगा। जब यहाँ पर पुष्प दिया गया तो दोस्तों फूलों के द्वारा होगा। बिल्कुल एकदम से यहीं से पकड़ कर लेते हैं कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कहाँ से होता है, फूलों के द्वारा होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। दोस्तों क्या कह रहा मानव मादा के, यानी फीमेल दोस्तों जो फीमेल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनमें जनन तंत्र का भाग क्या नहीं होता है, क्या अंडाशय नहीं होता दोस्तों, फीमेल में होता है, क्या गर्भाशय नहीं होता दोस्तों, होता है, शुक्रवाहिनी या डिंब वाहिनी। तो दोस्तों डिंब वाहिनी तो होती है लेकिन शुक्रवाहिनी नहीं होती दोस्तों। ये किसमें होती है, ये होती है मेल्स में। यहाँ जहाँ से दोस्तों स्पर्म से स्रावित होते हैं वही शुक्रवाहिनी होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, सी नंबर, यानी मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों, शुक्रवाहिका नहीं है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है पांचवा, कह रहा ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह कहलाता है। दोस्तों जो ब्रायोफिल्म है वह किस भाग के द्वारा अपना जनन दोस्तों जो है वो पूरा करता है, संपूर्ण करता है, पत्ती के द्वारा, तना के द्वारा, पुष्प के द्वारा, या फिर मूल के द्वारा। तो जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन का आंसर दें। क्वेश्चन नंबर पांचवा, ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों वह कहलाता है पत्ती। क्या कहलाता है, पत्ती, यानी पत्तियों के द्वारा वह जनन प्रक्रिया को पूर्ण करता है या संपन्न करता है। तो क्वेश्चन नंबर पांचवें का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर छठवां कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा ईस्ट जनन करते हैं। तो दोस्तों ईस्ट किसके द्वारा जनन करते हैं, क्या मुकुलन के द्वारा करते हैं, कायिक के द्वारा करते हैं, खंडन के द्वारा करते हैं, या उपर्युक्त में से सभी। तो फ्रेंड्स ईस्ट जो होता है वो किसके द्वारा करता है, मुकुलन विधि के द्वारा। किसके द्वारा करता है दोस्तों, मुकुलन विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर छठवें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं।
दोस्तों जब नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं तो उनके संलग्न को क्या बोला जाता है? इस चीज़ को दोस्तों पूछा गया है। तो क्या बोलते हैं उसे? क्या किण्वन बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आप लोगों को बताया गया था कि माधव मानव मादा में किस तरीके से दोस्तों जनन क्रिया होती है, नर और मादा युग्मक मिलकर कैसे युग्मनस का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों वहां पर क्या होता है? निषेचन क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है फ्रेंड्स? निषेचन क्रिया होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? दोस्तों क्या पूछ रहा है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? सरसों है, गुड़हल है, पपीता है, या फिर मटर है? तो जल्दी से दोस्तों कमेंट करें और गेस करें अपना आंसर कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण, यानी कौन सा एक लिंगी दोस्तों पौधा है? इसमें सरसों का पौधा है, गुड़हल का पौधा है, पपीता का पौधा है, या फिर मटर का पौधा है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यानी निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप उदाहरण है? तो दोस्तों एक लिंगी पादप उदाहरण कौन सा है? जल्दी से आप लोग कमेंट करें, बहुत ही इजी है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें और इस क्वेश्चन को दोस्तों स्टार क्वेश्चन बना देते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि ये पिछली बार आया था एग्जाम में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट के लिए निर्धारित कर दिया गया। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें, अन्यथा दोस्तों सबसे अंत में इस क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। दोस्तों क्या कह रहा द्विविखंडन के द्वारा जनन किसमें होता है, यानी कौन सा ऐसा है जो अपने आप को दो भागों में विभाजित कर देता है? राइजोपस है, हाइड्रा है, अमीबा है, या प्लेनेरिया है? तो दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर एकदम से आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि ये पढ़ाया गया है। विखंडन दोस्तों इसी को बोलते हैं द्विखंडन विधि। इसे क्या बोलते हैं? द्विखंडन विधि। और यहाँ पर दोस्तों द्वि अलग लिख गया है और विखंडन अलग लिख गया है, तो इसे जब मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? द्विखंडन विधि। तो दोस्तों द्विखंडन विधि में बताया गया था किसमें होता है दोस्तों? तो वो होता है अमीबा में। अमीबा अपने आप को दो भागों में विभाजित कर देता है और दो दोस्तों नए अमीबा बनकर तैयार हो जाते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया, कह रहा उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। दोस्तों ऐसा कौन सा पुष्प है जो उभयलिंगी है? तरबूज है, पपीता है, सरसों एवं गुड़हल एवं उपर्युक्त में से सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी उभयलिंगी पुष्प कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों उभयलिंगी होते हैं सरसों और गुड़हल, ये उभयलिंगी होते हैं। और दोस्तों जहाँ पर एक लिंगी की बात होती है, दोस्तों इसके पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया गया था कि एक लिंगी पुष्प कौन सा है, दोस्तों वो होता है पपीता। कौन होता है दोस्तों? वो होता है पपीता। आप लोग जो क्वेश्चन भी पीछे दोस्तों छोड़ा था, बताया था कि अंत में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पपीता होता है उसका। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दे पाए पूछ रहा है, कह रहा मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? क्या कह रहा फ्रेंड्स? कह रहा मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, मलेरिया में होता है। दोस्तों यहाँ पर मलेरिया लिख गया है, यहाँ पर प्लेनेरिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेनेरिया दोस्तों होना चाहिए। और यहाँ पर गलती से मलेरिया लिख गया है दोस्तों, प्लेनेरिया। क्योंकि दोस्तों मलेरिया तो एक डिसीज है, एक बीमारी है, ना कि कोई जंतु है। और ये दोस्तों हो गया प्लेनेरिया, यानी मलेरिया की जगह क्या है? प्लेनेरिया है, पैरामीशियम है। तो दोस्तों मुकुलन के द्वारा, अभी भी दोस्तों पीछे के क्वेश्चन हम लोग 2 बार सॉल्व कर चुके हैं कि मुकुलन, पहले पूछा था दोस्तों मुकुलन विधि कौन अलैंगिक जनन में किसके द्वारा होता है, वही दोस्तों क्वेश्चन है। तो इन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन आप लोगों को सही लगे, जल्दी से आप लोग इस आंसर का आंसर देने का प्रयास करें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो बना है ईस्ट। क्या है? ईस्ट, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। मुकुलन विधि दोस्तों किसमें होती है? ईस्ट में पाई जाती है। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। दोस्तों किसमें? फूलों में। दोस्तों नर मतलब मेल भाग, यानी मेल ऑर्गेन्स जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? नर प्रजनन अंग कौन से होते हैं? पुंकेसर होते हैं क्या? अंडक होते हैं? वर्तिकाग्र होते हैं? या फिर वर्तिका होते हैं? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो आंसर है पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर, यानी पुष्प का जो पुंकेसर वाला भाग होता है दोस्तों वो होता है मेल पार्ट। और दोस्तों जो स्त्री केसर यानी जायांग वाला भाग होता है दोस्तों वो होता है फीमेल ऑर्गेन्स। तो दोस्तों ये होते हैं मेल ऑर्गेन्स और वो होता है फीमेल ऑर्गेन्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा द्विखंडन होता है पैरामीशियम में, अमीबा में, लीसमैनिया में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग
कई बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हो। कोई दोस्तों द्विविखंडन विधि उसमें था और इसमें द्विखंडन विधि आ गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स के लिए निर्धारित कर देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग पीछे कई बार सॉल्व कर चुके हैं। लगभग सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आसान से एकदम से दे लेंगे, और जिन बच्चों का आंसर सही निकलेगा उन बच्चों के लिए एकदम से ये वाली इमोजी पूरी तरीके से। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स कह रहा मुकुल द्वारा जनन होता है। दोस्तों मुकुलन विधि के द्वारा जनन किसमें होता है? हाइड्रा में होता है क्या, अमीबा में होता है, राइजोपस में होता है, या फिर प्लेनेरिया में होता है? तो फ्रेंड्स मुकुलन विधि के द्वारा जो जनन क्रिया होती है वो किसमें पाई जाती है? वो पाई जाती है हाइड्रा में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स मानव में किस प्रकार का जन्म पाया जाता है? दोस्तों मानव में जो है वो किस प्रकार का दोस्तों जन्म पाया जाता है? युग्मनज, कायिक जनन, लैंगिक जनन, या फिर अलैंगिक जनन? तो दोस्तों जो मानव में जनन है वो कैसा होता है? वो तो होता है लैंगिक जनन। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जन्म होता है, तो जन्म के समय जो चीजें बनती हैं वो दोस्तों कौन सी इशू करती हैं? तो दोस्तों मानव में किस प्रकार का जन्म पाया जाता है? दोस्तों जन्म का मतलब यहाँ पर जनन पाया जाता है। यहाँ पर गलती से दोस्तों को लिख नहीं पाया है, टाइप नहीं हो पाया है, तो जन्म की जगह दोस्तों क्या है? जनन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जनन होना चाहिए। और दोस्तों मनुष्यों में यानी हम लोगों में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन होता है। दोस्तों इसमें मेल और फीमेल दो अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसमें से दोस्तों दोनों 46 गुणसूत्र होते हैं, और दोनों गुणसूत्र मिलकर क्या करते हैं? एक युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिससे दोस्तों न्यू बेबी बॉर्न होता है। अब आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा निम्न में से किस जीव में बहुखंडन विधि होती है? दोस्तों यानी बहुखंडन का मतलब होता है अपने आप को कई खंडों में विभाजित कर देता है। एमीबा, हाइड्रा, मलेरिया परजीवी, या फिर ईस्ट? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 16वें का राइट आंसर होगा अमीबा में दोस्तों क्या होता है? ये अपने आप को दो भागों में बांटता है। हाइड्रा में मुकुल की विधि होती है। ईस्ट में भी दोस्तों वही होता है। अब इसमें बचता कौन है फ्रेंड? तो बचता है मलेरिया। तो मलेरिया परजीवी ही ऐसा है जो अपने आप को बहुखंडों में यानी बहुत सारे खंडों में विभाजित कर देता है, और प्रत्येक खंड एक दोस्तों नया न्यू बेबी बॉर्न तैयार कर देते हैं। तो दोस्तों क्या होता है? मलेरिया परजीवी जो है उसमें किस प्रकार का जनन पाया जाता है? बहुविखंडन विधि का जनन पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17वां देख लेते हैं दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? दोस्तों अभी इसके पहले ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आइए फिर से देख लेते हैं कि ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? पत्तियों में, जड़ में, तना में, या फिर फूल में? तो दोस्तों जहां पर शब्द आ जाए ब्रायोफाइलम, क्या आ जाए? ब्रायोफाइलम। तो दोस्तों ब्रायोफाइलम का मतलब होता है पत्तियों से। किससे होता है? पत्तियों से। बस ये बात आप लोग एकदम से दिमाग में बैठा लीजिएगा, एकदम से रट लीजिएगा कि ब्रायोफाइलम के द्वारा दोस्तों कोई भी चीज है यदि जनन पूछ दे या कायिक प्रवर्धन पूछ दे तो क्या आंसर होता है? पत्तियां ही उसमें आंसर लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। कह रहा है मानव मादा में निषेचन होता है। भैया क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन की मानव मादा में निषेचन होता है, यानी जहां पर युग्मनज बनते हैं, मेल क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो फीमेल क्रोमोसोम्स से जहां पर मिलते हैं, जो स्थान होता है उनके मिलने का क्या होता है? क्या वह यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, या वह अंडाशय होता है, या वो वजाइना होती है, योनि होती है, या फिर वो फेलोपियन नलिका होती है? तो जल्दी से दोस्तों कमेंट करें क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताएं कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मानव मादा में निषेचन क्रिया कहाँ पर होती है? दोस्तों निषेचन क्रिया का मतलब होता है कि मेल युग्मक और फीमेल युग्मक जिस जगह पर मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं उसे दोस्तों बोलते हैं निषेचन क्रिया। तो दोस्तों ये निषेचन क्रिया होती है फेलोपियन नलिका में। कहाँ पर होती है? फेलोपियन नलिका में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है द्विलिंगी पुष्प है। क्या कह रहा है? गुलाब है, ककड़ी है, पपीता है, या फिर मक्का है? दोस्तों क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि द्विलिंगी पुष्प कौन सा है? तो दोस्तों द्विलिंगी पुष्प कौन सा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक लिंगी पुष्प कौन सा है? तो दोस्तों एक लिंगी पुष्प तो होता था पपीता, जैसा कि हम लोग जानते हैं, फटाक से आंसर लगा देते हैं कि भैया पपीता है। लेकिन अब पूछ रहा है कि द्विलिंगी पुष्प बताओ। तो अब यदि आप लोगों को पता है तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ कि द्विलिंगी पुष्प कौन सा है। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं, गुलाब, ककड़ी, पपीता, या फिर मक्का? तो फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग गेस करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है तो दोस्तों वो क्या है? वो है
ए नंबर, यानी गुलाब जो है वह द्विलिंगी पुष्प है दोस्तों। इसमें दोनों प्रकार के मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं गुलाब में ही। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों? ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि नर एवं मादा युग्मक युग्मनज द्वारा बनी कोशिका कहलाती है। तो दोस्तों जो युग्मन द्वारा बनी कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं? भाई उसे क्या बोलते हैं? उसे युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मनज। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट। तो दोस्तों जाइगोट इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं उसे युग्मनज। तो नर एवं मादा युग्मक मिलकर ओके युग्मन द्वारा बनी कोशिका क्या कहलाती है? जब दोनों दोस्तों मेल स्पर्म्स और फीमेल स्पर्म्स जब मिलकर निषेचन क्रिया होती है तो दोस्तों उससे क्या उत्पन्न होता है? उससे बनता है युग्मक। और दोस्तों जब युग्मक दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? युग्मनस। तो इस तरीके से युग्मनस का निर्माण होता है दोस्तों। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है पहला। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है अनुवांशिकता से, दोस्तों चैप्टर है चौथा, अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी। और दोस्तों अनुवांशिकता के जो जनक है थोड़ा आप लोगों को बता देते हैं कि जो अनुवांशिकता के जनक हैं दोस्तों, तो अनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। दोस्तों जो जीन शब्द होता है, क्या है जीन शब्द का सबसे सर्वप्रथम किसने दोस्तों आविष्कार किया था? सबसे पहले जीन शब्द के बारे में किसने बताया था? दोस्तों एक वैज्ञानिक थे जॉनसन। कौन थे? जॉनसन। जॉनसन ने जीन के बारे में दोस्तों अब बहुत ही दोस्तों डिस्क्राइब में बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हैं उन्होंने जीन के बारे में कि दोस्तों मनुष्यों में कितने गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो दोनों में बराबर होते हैं, इन्हें काय गुणसूत्र बोलते हैं या मदर क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और दोस्तों जो 23वां जोड़ा होता है, जो अंतिम जोड़ा होता है दोस्तों, उसे बोलते हैं लिंग निर्धारण गुणसूत्र। और वही दोस्तों क्या होते हैं? इसमें दोस्तों मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। जहाँ मेल में XX टाइप के जीन पाए जाते हैं वही दोस्तों ये फीमेल में XX टाइप के जीन पाए जाते हैं और दोस्तों मेल में XY टाइप के जीन पाए जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों उन्होंने बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर। दोस्तों क्या है? जीव की जीनी संरचना को कहते हैं, जीव की जीनी संरचना को क्या कहते हैं? जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप, समजात या फिर समवर्ती। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर हो जाएगा जीन प्रारूप। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको जीन प्रारूप, यानी किस तरीके का प्रारूप बनाया गया है, किस तरीके का ढांचा तैयार किया गया है, वो उसे बोलते हैं दोस्तों प्रारूप। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ए नंबर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा कि समरूप अंग होते हैं। क्या कह रहा दोस्तों? कह रहा समरूप अंग होते हैं कार्य में समान, रचना में समान, रचना व कार्य दोनों में समान या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों समरूप कैसे होते हैं? तो भाई समरूप का मतलब क्या है? जो एक जैसे दिखाई पड़ते हो। जैसे दोस्तों मान लेते हैं किसी का हाथ छोटा है तो किसी का हाथ बड़ा है, लेकिन दोनों दिखाई कैसे पड़ेंगे? हाथ के तरीके से ही दिखाई पड़ेंगे। तो वो होते हैं समरूप अंग। क्या होते हैं? समरूप, यानी कि कार्य में समान हो वो कहलाते हैं समरूप अंग। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। दोस्तों क्या कह रहा है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? डार्विन ने, ओपेरिन ने, लेमार्क ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट आंसर है वो है डार्विन। क्या है? डार्विन, यानी डार्विन ने ही इस पुस्तक को लिखा है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो दोस्तों डार्विन को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, द फादर ऑफ हेरिडिटी। द फादर ऑफ हेरिडिटी के नाम से जाना जाता है किसे? ग्रेगर जॉन मेंडल को। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही दोस्तों इजी है। कह रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? क्या 26 जोड़े गुणसूत्र होते हैं? दोस्तों क्या पूछ रहा है? ये शब्द हम देखेंगे कि जोड़े गुणसूत्र पूछ रहा है, केवल गुणसूत्रों की संख्या नहीं पूछ रहा है। यदि गुणसूत्रों की संख्या पूछेगा तो अलग आंसर होगा, और जब जोड़ा पूछेगा तो उसका आंसर अलग होगा। तो दोस्तों 14 जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं या फिर 15 जोड़ी होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट आंसर है वह राइट आंसर क्या है? यानी मनुष्य में हम लोगों में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? दोस्तों 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब जब इन्हें जोड़े में बनाएंगे दोस्तों, जोड़े बनाने के लिए कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा, क्योंकि 23 दूनी 46 होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथे का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस बार दोस्तों कह रहा कि समजात अंग कौन से होते हैं? दोस्तों क्या कह रहा है? यानी समजात अंग कौन से होते हैं? कार्य में समान, रचना में समान, रचना व कार्य दोनों में समान या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पांचवें का जो राइट आंसर होगा, तो दोस्तों इसमें आ जाएगा कि रचना में एक समान होने चाहिए। दोस्तों कैसे हैं? कि रचना में एक समान होने चाहिए, वो समजात अंग कहलाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, यानी
बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हीमोफीलिया में दोस्तों क्या है, कह रहा है कि हीमोफीलिया में क्या होता है। दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है भाई हीमोफीलिया में क्या होता है। रक्त का थक्का नहीं बनता है, आरबीसी से चिपक जाते हैं, आरबीसी मतलब दोस्तों रेड ब्लड सेल्स होता है, डब्ल्यूबीसी कोशिका भक्षी हो जाते हैं दोस्तों यानी व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, या हीमोलिसिस होता है। तो दोस्तों हीमोफीलिया का मतलब क्या होता है, जिसको दोस्तों हीमोफीलिया हो जाती है उसके क्या हो जाता है दोस्तों, विटामिन के की कमी हो जाती है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। तो दोस्तों कभी क्वेश्चन आ जाए कि रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं जम पाता है, तो दोस्तों विटामिन के होती है। तो हीमोफीलिया में दोस्तों क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। दोस्तों रक्त का थप्पा आप लोग समझते हैं कि रक्त का थप्पा क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम लोगों के हाथ में दोस्तों कोई चीज़ लग जाए, कोई एक धारदार चीज़ से दोस्तों हम लोगों का हाथ कट जाए, हम लोग देखते हैं कि कुछ समय बाद अपने आप से ब्लड जो होता है, खून जो होता है, रक्त जो होता है अपने आप से बंद हो जाता है और उसमें पपड़ी टाइप की बन जाती है, वो दोस्तों बोलते हैं उसे रक्त का थक्का जमना। दोस्तों जो हीमोफिलिक पर्सन होते हैं, जिनके हीमोफीलिया की बीमारी होती है, उनको दोस्तों क्या है, यदि कहीं पर कोई धारदार हथियार से उनका कोई कोई हाथ या पैर में कहीं उनके दोस्तों कट जाए, तो उनका जो ब्लड है वो ब्लड बंद नहीं होता, बराबर निकलता रहता है। तो दोस्तों इसी तरीके से जो हीमोफिलिक जो पर्सन होते हैं, पेशेंट होते हैं दोस्तों, उन्हें ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑपरेशन करने में यदि उनका ऑपरेशन होगा तो दोस्तों उनके बराबर ब्लडिंग होती रहेगी, ब्लड निकलता रहेगा, अन्यथा उनकी मृत्यु हो सकती है। तो इस वजह से दोस्तों हीमोफिलिक जो पर्सन होते हैं उनका ऑपरेशन नहीं किया जाता है, क्योंकि उनका रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। और दोस्तों रक्त का थक्का जो है वो किस तरीके से नहीं जम पाता है, तो दोस्तों विटामिन के की कमी के कारण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7वां, कह रहा कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। भाई कीटों के पंख जो हैं और जो चमगादड़ के पंख हैं वह किस तरह के अंग हैं, समझात अंग हैं क्या, अवशेषी अंग है क्या, या समवृत्ति अंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि कीटों के जो पंख होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और जो चमगादड़ के पंख होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। तो दोस्तों जब इस तरह की क्वेश्चन हो, लेकिन दोस्तों पंख दोनों के होते हैं, यानी मतलब किससे है, पंख से, लेकिन आकार में दोनों अलग अलग हैं। तो क्वेश्चन नंबर आ जाएगा दोस्तों 7वें का राइट आंसर हो जाएगा समवृत्ति अंग। कैसे अंग कहलाते हैं ये, इस प्रकार के अंग कहलाते हैं समवृत्ति अंग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है 8वां, कह रहा वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन, यानी वर्तमान समय में कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनका शरीर में से कोई उपयोग नहीं होता है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं, समझात अंग कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं, या समवृत्ति अंग कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वर्तमान प्राणियों में कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनका उपयोग नहीं होता है। तो दोस्तों जिनका उपयोग नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, तो फ्रेंड्स वो कहलाते हैं अवशेषी अंग। क्या कहलाते हैं, अवशेषी अंग। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन है। यानी फ्रेंड्स कोशिका में क्या पाया जाता है भाई, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, या फिर डीएनए पाया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो दोस्तों है डीएनए, क्योंकि डीएनए क्या है, यह एक अनुवांशिक पदार्थ है दोस्तों। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दोस्तों क्या है, गुणों को ट्रांसलेट करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है दोस्तों कोशिका में पाए जाने वाला, डीएनए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आप लोगों को डिटेल में इसके बारे में पढ़ाई करनी है तो जो दोस्तों वीडियो पड़े हुए हैं आप लोग जाकर देख सकते हैं, उसमें अनुवांशिकता का चैप्टर जो है उसमें एकदम से डिटेल से सारी चीज़ों को समझाया गया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि जीन क्या है, क्या कह रहा है, जीन क्या है, डीएनए का एक भाग है, आरएनए का एक भाग है, क्रोमोसोम का एक भाग है, या फिर यकृत का एक भाग है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आएगा, यकृत का भाग तो है नहीं, क्रोमोसोम का भी भाग नहीं है, आरएनए का दोस्तों भाग नहीं है, तो ये भाग किसका है, ये भाग है डीएनए का। तो दोस्तों जीन क्या है, वो एक डीएनए होते हैं, जीन दोस्तों डीएनए का ही एक रूप होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों वही क्वेश्चन आ गया जो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप लोगों को बताया गया था। कह रहा है कि जीन शब्द की प्रस्तावना किसने दी है, वॉटसन ने दी है, वेंडेन ने दी है,
मेंडल ने दी है या फिर इनमें से किसी ने नहीं दी है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था कि जो जीन शब्द है वो शब्द सबसे पहले किसने दोस्तों प्रयोग किया था, किसने स्टार्ट किया था, तो दोस्तों कौन से एक वैज्ञानिक थे, तो वैज्ञानिक थे एक जॉनसन। कौन से दोस्तों वैज्ञानिक थे, जॉनसन। तो बताया था हमने आप लोगों को जॉनसन ने सबसे पहले जीन शब्द का इस्तेमाल किया था। और दोस्तों ये मेंडल है, ये क्या है, ये आनुवंशिकता के जनक हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉनसन कहीं दिया नहीं गया तो इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्या लिखाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 11वां का जो राइट आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे इनमें से कोई भी नहीं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। दोस्तों ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिसने मेंडल के बाद में मेंडल के नियमों को ही पुनः संशोधित किया था। शर्मक है, लेमार्क है, डार्विन है या फिर लीनियस है। तो दोस्तों लीनियस तो है नहीं, डार्विन भी नहीं है दोस्तों, ये परिवर्तनवाद से है। लेमार्क भी नहीं है दोस्तों। कौन है दोस्तों, शर्मक जो है। शर्मक एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मेंडल के नियमों को पुनः प्रतिस्थापित किया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स कह रहा कि मानव में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं। दोस्तों क्या कह रहा कि मानव में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं। तो दोस्तों मनुष्यों में कितने एमिनो एसिड होते हैं, 12 होते हैं, 15 होते हैं, 20 होते हैं या फिर 21 होते हैं। तो दोस्तों एमिनो एसिड की जो संख्या होती है वो होती है 20 यानी 10 जोड़ी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन दोस्तों सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। क्या कह रहा दोस्तों, कह रहा कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, किसमें होता है, क्रोमोसोम में होता है, राइबोसोम में होता है, डीएनए में होता है या फिर आरएनए में होता है। तो दोस्तों जो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन है वह किसमें होता है भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वह होता है क्रोमोसोम्स में। किसमें होता है दोस्तों, उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम्स में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि गुणसूत्र बने होते हैं। दोस्तों जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं, डीएनए तथा आरएनए के बने होते हैं या डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए के बने होते हैं। दोस्तों किसी चीज को बनने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। तो दोस्तों जहां पर प्रोटीन हो जाएगी वही ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल एकदम से सही पहचाने। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। क्या कह रहा है दोस्तों, कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। ये क्वेश्चन दोस्तों हम लोग पीछे सॉल्व कर चुके हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में निर्धारित करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा जीन कहाँ स्थित होते हैं। क्या कह रहा फ्रेंड्स, कह रहा है जीन जो है वो कहाँ स्थित होते हैं, राइबोसोम में होते हैं, गर्भाशय में होते हैं, हरित लवक में होते हैं या फिर गुणसूत्र में होते हैं। तो दोस्तों जीन जो है किससे संबंधित है, गुणसूत्रों से। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स क्या है, कह रहा है कि अनुवांशिकी इकाइयां हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, अनुवांशिकी इकाइयां क्या हैं, लाइसोसोम है, जीन है, राइबोसोम है या फिर क्रोमोसोम है। तो दोस्तों अनुवांशिकता की जो इकाई है वो है जीन, क्योंकि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका, और कोशिका में क्या पाए जाते हैं दोस्तों, डीएनए, और डीएनए में क्या होता है, जीन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखो दोस्तों क्वेश्चन वही आ गया है, कह रहा जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों वीडियो प्रारंभ होने से पहले ये चीजें आप लोगों को बताई जा चुकी थी कि जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, जॉनसन ने किया, लेमार्क ने किया, मेंडल ने किया या फिर ग्रिफिथ ने किया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जीन शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी मादा एनाफ्लीज किस तरह के जल में रहता है। क्या साफ जल में रहता है, अब भाई साफ जल में थोड़ी ना रहेगा, क्योंकि मछली थोड़ी है, मच्छर है भाई वो। मछली हो तो साफ जल की उसे आवश्यकता हो, मच्छर है कैसा हो चाहिए, गंदा जल। बस बात खत्म दोस्तों, क्वेश्चन में हमें आगे पढ़ना नहीं है, क्योंकि हम पहले जानते हैं कि मच्छर कहाँ पनपते हैं, जहाँ पर गंदगी होती है, जहाँ पर पानी बहुत समय से भरा रहता है। तो दोस्तों वहाँ पर क्या पल जाते हैं दोस्तों, मच्छर बन जाते हैं, और वही मच्छर काट लेते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं। स्कूल दोस्तों गोला लगाते हैं, जहाँ पढ़ने जाते हैं कोचिंग वहाँ पर गोला लगाते हैं, तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है कि निम्न में से कौन प्यूरीन क्षारक होता है। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से कौन प्यूरीन क्षारक होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है ग्वानिन होता है, बी में दिया गया है थाइमिन होता है, सी में दिया गया है साइटोसिन होता है, या डी में दिया गया है इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ग्वानिन जो है वो एक प्यूरीन क्षारक होता है। अब बढ़ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा विप्रयासी लक्षणों का युग्म कहलाता है। दोस्तों क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि विप्रयासी लक्षणों का एक युग्म क्या कहलाता है। एलील कहलाता है, डिटर्मिनेंट कहलाता है, समयुग्मनजी कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करें। ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या फिर डी सही होगा। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर दोस्तों है ए ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी एलील जो है वह विप्रयासी लक्षणों का एक युग्म कहलाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स कह रहा है युग्मनज में गुण सूत्रों की संख्या होती है। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है युग्मनज में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है। तो 2x होती है क्या, 3x होती है क्या, 4x होती है क्या, या फिर ओनली x होती है। तो दोस्तों जो युग्मनज होते हैं उनमें जो गुण सूत्रों की संख्या होती है तो दोस्तों वो होती है 2x। कितना होती है दोस्तों, वो 2x के बराबर होती है। तो दोस्तों युग्मनज कितने हो जाते हैं, 2x हो जाते हैं। अब बढ़ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा डीएनए के रज्जुक किसके द्वारा जुड़े होते हैं। दोस्तों क्या है, जो डीएनए के रज्जुक होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं। पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसिडी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, या फिर हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें 24 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा हाइड्रोजन बंध के द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्या होते हैं, रज्जुक जो है वो डीएनए से जुड़े रहते हैं, उससे चिपके रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कह रहा एक संकर संकरण में F1 पीढ़ी में शुद्ध लक्षण तथा संकर पौधों का प्रतिशत का अनुपात क्या होता है। क्या वह अनुपात 1/3 का होता है, क्या वह अनुपात 3/1 का होता है, क्या वह अनुपात 1/1 का होता है, या क्या वह अनुपात 2/3 का होता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जल्दी से आप लोग गेस करिएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो है सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 1/1% होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है 26 कह रहा पराग नलिका में युग्मकों की संख्या होती है। कह रहा है दोस्तों पराग नलिका जो होती है उसमें युग्मकों की संख्या कितनी होती है। भाई उसमें एक युग्मक होता है क्या, दो युग्मक होते हैं क्या, तीन युग्मक होते हैं, या फिर चार युग्मक होते हैं। तो दोस्तों पराग नलिका में युग्मकों की जो संख्या होती है वो होती है दो, यानी युग्मकों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, तो दो युग्मकों की संख्या होती है पराग नलिका में। युग्मकों की संख्या दो होती है फ्रेंड्स परागनलिका में। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन दोस्तों बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया 27, कह रहा कि मानव भ्रूण किस पोषण, दोस्तों मानव भ्रूण किससे पोषण प्राप्त करता है। यहाँ पर दोस्तों किस लग गया, यहाँ पर से और जोड़ना है भाई। आप लोग अलग अलग करके ना पढ़ें, केवल एक शब्द साथ में मिलाकर पढ़ें कि मानव भ्रूण किससे पोषण प्राप्त करता है। दोनों में संधि विच्छेद नहीं करेंगे, कोई भी बच्चा संधि विच्छेद नहीं करेगा। मानव भ्रूण किससे पोषण प्राप्त करता है, अंडाशय से प्राप्त करता है, प्लेसेंटा अपरा से प्राप्त करता है, वृक्क से प्राप्त करता है, या फिर फेलोपियन नलिका से प्राप्त करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे जानते हैं, कई बच्चों ने क्वेश्चन याद भी कर लिया है कि मानव भ्रूण जो है उसको दोस्तों पोषण किससे मिलता है, तो उसे पोषण मिलता है प्लेसेंटा यानी कि अपरा से। बढ़ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी 27 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि आवर्त, दोस्तों आवर्त, यहाँ पर आवर्त लिख गया है गलती से दोस्तों, ये है आवर्त बीजी। क्या है दोस्तों, इस तरीके से, ये ऊपर नहीं है दोस्तों, इस तरीके से है, यानी आवृत बीजी पौधों का नर जनन अंग होता है। दोस्तों जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उनमें दोस्तों जो मेल ऑर्गन दोस्तों जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जायांग होता है क्या, उमंग होता है, अंडप होता है, या फिर पराग नली होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज
राइट आंसर, यानी पुमंग होता है वो, क्या होता है, पुमंग होता है। उसे दोस्तों पुंकेसर भी बोलते हैं पुमंग को। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है, क्या कह रहा है दोस्तों, यानी जो एक लिंगी नर पुष्प होते हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता है, बाह्य दल नहीं होता है क्या, या दल नहीं होता है, या पुंकेसर नहीं होता है, या फिर वर्तिकाग्र नहीं होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों जो ये वर्तिकाग्र होता है ये फीमेल ऑर्गन सिस्टम है, यानी फीमेल ऑर्गन पार्ट है दोस्तों ये, यानी मादा जनन अंग है, ना कि नर जनन अंग है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है वो है डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है 30, क्या दिया गया है 30, कह रहा है कि निम्न में से कौन यौन संचरित रोग है। दोस्तों यौन संचरित रोग कैसे होते हैं, जो दोस्तों एक दूसरे के साथ दोस्तों जो संलयन क्रिया होती है, जो निषेचन क्रिया के पहले की दोस्तों जो क्रिया होती है जिसे मीटअप बोलते हैं, उसमें दोस्तों जो बहुत सारी अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती हैं उनसे दोस्तों ये रोग जो संचरित होते हैं फैलते हैं, उन्हें बोलते हैं यौन संचरित रोग। तो दोस्तों कौन कौन से होते हैं, गोनोरिया होता है क्या, सिफिलिस होता है, एचआईवी या एड्स होता है, या इनमें से सभी होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या फिर डी सही होगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी स्टेप है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा यौन संचरित रोग है, तो दोस्तों गोनोरिया भी जो है ये भी यौन संचरित रोग होता है, सिफिलिस तो दोस्तों होता ही है, और एचआईवी और एड्स को तो सभी बच्चे भी जानते हैं कि ये जो है यौन संचरित रोग है। और दोस्तों तो इसका जब ये तीनों जो यौन संचरित रोग है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने इस बहुविकल्पी श्रृंखला में 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो सभी बच्चे अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि 50 में से किस बच्चे के कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। दोस्तों यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और दोस्तों वीडियो को कमेंट करें। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर क्लियर करेंगे उसके बाद में। दोस्तों अब हम लोग बायोलॉजी पूरी क्लियर कर चुके हैं, अब इसके बाद में केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री की दोस्तों चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद में जो उसके बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे। और दोस्तों आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिएगा क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है एग्जाम में। 24 फरवरी से दोस्तों आप लोगों की परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। उन परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों शुभकामनाओं के साथ साथ आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी करें, तभी आप लोग जो नंबर लाना चाहते हैं दोस्तों, जो आप लोगों का सपना है 80%, 90%, 95%, वो सपना तभी साकार होगा जब आप लोग पढ़ाई में ध्यान देंगे, ना कि दोस्तों व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा से दूर रहिए। ज़्यादातर दोस्तों इनसे कम से कम प्रयोग कीजिए, सोशल साइट का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। हो सके दोस्तों तो इन सभी ऐप्स को कुछ समय के लिए हाइड कर दीजिए या दोस्तों अनइंस्टॉल कर दीजिए। जैसे एग्जाम हो जाए उसके बाद में आप लोग इंस्टॉल करके और दिन रात इनको चलाते रहिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इस समय जब यदि आप लोग ज़्यादा इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम 5 से 10% नंबर का फ़र्क पड़ेगा दोस्तों। यदि आप लोग इन सब से दूर रहते हैं तो कम से कम 5 या 10% नंबर आप लोग इंक्रीज़ कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। और यदि इसी तरीके से सारी चीज़ें चलाते रहे तो फ्रेंड्स 5 या 10% नंबर आप लोगों के कम ही आएंगे जितने आप लोगों ने सोच रखे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद,